नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही डरावनी भी है और अलग भी है, तो ध्यान से सुनिएगा कहानी। ये एक कोर्ट रूम की कहानी है जहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से लोग आज भी वहाँ जाने से डरते हैं। तो देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है अमन और नीरज की। इन दोनों ने लॉ किया था और इन्होंने सोचा था कि लॉ करने के बाद किसी अच्छे वकील के अंडर में प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए ये अदालत पहुंचते हैं, वहाँ पर पता करते हैं कौन सा बड़ा फेमस वकील है। तो ये चीज़ इन्हें पता चल जाती है। उनका नाम था दीनदयाल जी। ये बहुत सीनियर थे और बहुत एक्सपीरियंस भी था उनके अंदर। तो इन दोनों ने उनसे बात की। वैसे तो उनके पास वैकेंसी नहीं थी, ऑलरेडी उनके पास 2 जूनियर थे, लेकिन इन्होंने इतना रिक्वेस्ट किया और वो इतने ज़्यादा, जैसा उनका नाम था वैसे ही वो थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप हमारे अंडर में प्रैक्टिस कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताइएगा। अब ये दोनों बहुत खुश होते हैं। फाइनली उन्हें एक अच्छा वकील मिल गया था और अब तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, यही सोच करके दोनों अपने अपने घर जाते हैं। अब घर से दूसरे दिन सुबह 8 बजे निकलना था, तो दोनों एक टाइम पे ही निकलते हैं और एक चौराहे पर आकर मिलते हैं। उसके बाद चल देते हैं अदालत की तरफ। वहाँ पहुँचते हैं तो बाहर टेबल पे दीनदयाल जी मिलते हैं। उनसे बैठ करके ये कुछ बातें डिस्कस करते हैं। उसके बाद दीनदयाल जी ने इन्हें एक केस के बारे में बताया जो कि बहुत पुराना केस था, वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ था। तो दीनदयाल जी उस केस की वजह से बहुत परेशान रहते थे। लगभग 5 साल से वो बराबर परेशान थे। तो उन्होंने कहा, क्या तुम दोनों ये मेरी हेल्प कर सकते हो? तो इन्होंने कहा कि मतलब क्या हेल्प? तो इन्होंने बताया कि एक महिला का केस है। लोग कहते हैं और सबूत कहते हैं कि उसने सुसाइड किया था, लेकिन उसका मतलब उसके परिवार के लोग और ऐसे सबूत, कुछ मुझे ऐसा लगा कि उसने सुसाइड नहीं किया है, उसका मर्डर है। तो ये चीज़ पता करना है। तो ये कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो पता कर लेंगे हम लोग। वो कहते नहीं, इसमें बड़ी बात है, क्योंकि जिस जगह उसका मर्डर हुआ था या सुसाइड किया था उसने, वो घर नहीं था, घर के बाहर हुआ था। तो ऐसी जगह पर कोई सुसाइड उस तरह से कैसे कर सकता है? तो ये दोनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं और उनसे पूछते हैं किस तरह से। तो उन्होंने कहा कि उसका शरीर जला हुआ था, यानी उसे किसी ने जलाया था। और लोग, अगर औरतें सुसाइड इस तरह से करती हैं तो वो अपने घर के अंदर करती हैं, ना कि घर के बाहर, ऐसे जंगल में या खुली जगह पे। अब ये चिंता का विषय था। तो अब ये दोनों भी सोचने लगते हैं, बात तो सही है। तो अब ये दोनों कहते हैं ठीक है सर, हम आपकी हेल्प करेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर क्या हुआ था। अब इन दोनों को तो अभी ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था, प्रैक्टिस ही चल रही थी, लेकिन पूरी कोशिश थी कि हम अच्छे से काम करें, क्योंकि अगर अच्छा काम होगा तो आगे भी हमें काम मिलेगा। तो ये दोनों आज शाम तक वहीं बैठे रहते हैं, कुछ लोगों से बातें करते हैं और जिस औरत की मौत हुई थी उसकी फाइलें चेक कर रहे थे। ये सब करते करते शाम हो जाती है, लगभग 7 बज चुका था और दीनदयाल जी चले गए थे। अब यही दोनों खाली उस टेबल पर बैठे हुए थे। उनकी जैसे बोलते हैं उनकी टेबल अलग होती है, तो उस टेबल पर बैठे हुए थे। बाकी सब लोग धीरे धीरे जा रहे थे। अब इनमें से एक जो वहाँ का जो चौकीदार था वो आता है, कहता है अरे बाबूजी, आप लोग जाएंगे नहीं क्या? तो कहते अरे नहीं, जाना है हमें भी, बस थोड़ा सा काम बाकी है। तो वो कहते हैं कि आप लोग जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाइए, क्योंकि शाम के बाद यहाँ पर कोई भी नहीं रुकता है। तो ये दोनों कहते हैं क्यों, क्या हुआ? कहते हैं आपको पता नहीं है, शाम के बाद यहाँ पर चुड़ैल घूमती है। तो वो दोनों हंसने लगते हैं, कहते अच्छा, मतलब हमें डरा रहे हो तुम? तो कहते डरा नहीं रहा हूँ साहब, यहाँ पर ऐसा होता है। अब बात नहीं माननी है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, तो जैसा आप ठीक समझो। अब वो चला जाता है बताकर। अब ये दोनों को एक और चिंता हो जाती है कि क्या यहाँ सच में चुड़ैल है? तो नीरज कहता है अरे यार, ये सब कुछ नहीं होता है, और चलो अब हम लोग भी घर चलते हैं। वैसे भी 7:30 पौने 8 हो रहा है, घर पहुँचने में भी 1 घंटा लग जाएगा।
तो ये लोग गेट तक पहुंचते हैं और जैसे ही गेट तक पहुंचते हैं तो अमन कहता है यार वॉशरूम जाना है मुझे। तो नीरज कहता है यार यहीं तो इतने सारे पेड़ हैं और जंगल ही तो है, यहाँ पर रोड है सामने, तो यहीं कहीं कर लो। वो कहता है नहीं यहाँ नहीं करूँगा, मैं अंदर वॉशरूम में जाता हूँ। तो नीरज कहता है अजीब हो तुम भी, अब इतनी दूर वॉशरूम, मतलब दूर था वहाँ से, तो इतनी दूर वॉशरूम में जाओगे, इससे अच्छा है यहीं पे कर लो, जल्दी हो जाएगा सब, हम लोग जल्दी निकल जाएंगे। तो अमन कहता है नहीं मैं वॉशरूम ही जाऊँगा। अब जब वो जिद कर रहा था तो नीरज कहता है चलो ठीक है, अच्छा मैं बाइक के पास खड़ा हूँ और इंतज़ार करता हूँ तुम्हारा, तुम जल्दी से आना। अब अमन तो चला जाता है, नीरज वहाँ लगभग आधा घंटा खड़ा रहता है। अमन अभी तक नहीं आया था। नीरज को थोड़ी चिंता होती है, वो सोचता है कि मतलब ऐसा कैसे हो गया कि अभी तक आया नहीं है। तो ये चाबी गाड़ी से निकालता है और अंदर की तरफ चल देता है। मतलब कोर्ट एकदम खाली पड़ा था, वहाँ कोई भी नहीं था, अजीब सी आवाज़ें थी। जैसे ही वो गेट के पास पहुँचता है तभी उसे कुछ आवाज़ें आती हैं जैसे कोई बात कर रहा है। तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, साथ में ऐसा लग रहा था इसके कोई चल रहा है। पायलों की आवाज़ क्लियर आ रही थी। अब ये थोड़ा आगे बढ़ता है और तभी इसे लगता है जैसे पीछे से किसी ने इसे पकड़ा हो, इसकी शर्ट पकड़ी हो। तो ये पीछे देखता है और सोचता है कि अमन है। तो ये कहता है क्या यार तुम कहाँ थे अभी। जैसे ही पीछे देखता है तो पीछे कोई भी नहीं था। अब नीरज को डर लग रहा था। नीरज आगे बढ़ता है, अमन को आवाज़ दे रहा था लेकिन अमन की कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। ये एक रूम में पहुंचता है, बहुत बड़ा सा रूम था। वहाँ जाता है तो देखता है अमन वहाँ बैठा है एक कुर्सी पर और किसी से बात कर रहा है, सर नीचे किए हुए है और सामने देख करके वो किसी से बात कर रहा है। ये देख करके नीरज चौंक जाता है। नीरज अमन को आवाज़ देता है और बोलता है अमन चलो यहाँ, क्या किससे बात कर रहे हो तुम। अमन कुछ नहीं बोलता है। ये धीरे से जाता है, अमन के कंधे पर हाथ रखता है और जैसे ही हाथ रखता है अमन एकदम से जैसे बेहोश था तो होश में आता है। वो नीरज की तरफ देखता है और उठकर खड़ा होता है, कहता है अरे तुम अंदर कब आए। अमन कहता है मैं कब से वेट कर रहा था, तुम तो वॉशरूम गए थे ना, और यहाँ क्या कर रहे हो। अमन कहता है मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। नीरज कहता तुम यहाँ किसी से बात कर रहे थे। तो कहता नहीं यहाँ तो कोई भी नहीं है। अब नीरज परेशान होता है कि वैसे ही उसे डर लग रहा था। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि चलो हम लोग बस अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। तो अमन कहता है अरे वॉशरूम तो मैं गया ही नहीं। तो नीरज कहता है चलो ठीक है, अच्छा रास्ते में कर लेंगे कहीं, चलो। अब उसका हाथ पकड़ करके ये ले जाता है बाहर और ये बाहर जा नहीं रहा था, मतलब खींचते हुए वो ले जा रहा था इसे। तभी अचानक से नीरज भी पीछे देखता है तो पीछे अमन का हाथ एक लड़की पकड़े हुए है। लड़की मतलब महिला ही थी लेकिन वो मतलब बूढ़ी नहीं थी, वो जवान थी और वो इसका हाथ पकड़े थी। ऐसा लग रहा था वो कुछ बोलना चाह रही है, कुछ कहना चाह रही है। अमन उससे हाथ छुड़ा रहा था लेकिन वो छोड़ नहीं रही थी। तो नीरज जैसे ही उसको देखता है तो बहुत ज़्यादा डर जाता है, चीखता है एकदम से। जैसे ही चीखता है तो वो औरत अचानक से कहीं गायब हो जाती है। चौकीदार आता है, वो पूछता है अरे अभी आप लोग गए नहीं। तो नीरज उसको पूरी बात बताता है। तो वो चौकीदार कहता है बस उसी औरत की तो बात कर रहे थे हम लोग कि वहाँ वही औरत दिखाई पड़ती है अंदर सभी रूम में। आप रात के वक्त किसी भी रूम में जाओगे तो वो औरत दिखाई पड़ती है। अब नीरज सोचता है आखिर ये औरत है कौन। चौकीदार भी कुछ बता नहीं पाता है। दूसरे दिन सुबह ही वो दीनदयाल जी के घर जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उन्हें भी ये बात बताते हैं। तो दीनदयाल जी इन दोनों को बड़े गौर से देख रहे थे और फिर वो बोलते हैं कि वो औरत कोई और नहीं, ये वही औरत है रजनी। तो ये दोनों कहते हैं रजनी, मतलब ये वही रजनी है। तो दीनदयाल जी कहते हैं हाँ ये वही रजनी है जिसको लोग बोलते हैं उसने सुसाइड किया था। मैं इसी वजह से ये केस दोबारा से ओपन करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे भी वो एक बार दिख चुकी है, उसने हेल्प मांगी है और उसे अपनी मौत का बदला चाहिए। तो अब ये दोनों भी सोचने लगते हैं, कहते हैं वैसे उसने नुकसान तो नहीं पहुंचाया हम लोगों को, शायद वो कुछ कहना चाहती थी। तो दीनदयाल जी कहते हैं हाँ वो यही कहना चाहती थी कि हमारी हेल्प करो। अब ये दोनों कहते हैं अब तो हम हेल्प ज़रूर करेंगे। ये दोनों बहुत मेहनत करते हैं, पता लगाते हैं। तो रजनी के घर का पता चलता है, उसका पति तो घर छोड़कर भाग गया था, कहीं दूसरे शहर में नौकरी करने लगा था। लेकिन आस पड़ोस के लोगों से पता चला कि पति पत्नी में बनती बिल्कुल नहीं थी क्योंकि उसका पति था वो शराबी था। वो अक्सर रजनी को बहुत मारता था और एक दिन शायद उसने जंगल में ले जा कर के उसे मार दिया था।
रजनी प्रेग्नेंट थी उस वक्त जब उसकी मौत हुई थी। ये दुख शायद रजनी को तो बहुत था ही, लेकिन हम लोगों को भी था क्योंकि हम लोग पड़ोस में रहते थे और रजनी बहुत सीधी लड़की थी, घर का सारा काम करती थी और दूसरों के घरों में भी काम करती थी जिससे 4 पैसे आ सके। लेकिन उसका पति शराब की वजह से उससे वो पैसे भी छीन लेता था और उसे बहुत मारता था। एक दिन शाम के वक्त वो उसका हाथ पकड़ के खींचते हुए ले जा रहा था। हम लोगों ने सोचा शायद उसे हॉस्पिटल ले जा रहा है और वो रो रही थी तो हमें लगा शायद उसे दर्द हो रहा होगा। एक बार आवाज़ भी दी कि कोई हेल्प की ज़रूरत हो बताना, लेकिन उसका पति बोलता है कि नहीं कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे ले जा रहा हूँ हॉस्पिटल। हम लोगों ने कहा चलो ठीक है, अच्छा हॉस्पिटल ले जा रहा है तो ठीक है, उसका पति ही तो है। लेकिन दूसरे दिन खबर आती है उसकी मौत हो गई है, वो भी जलकर। अब लोग कह रहे थे कि उसने सुसाइड किया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें तो लगता है कि उसका मर्डर हुआ है। अब ये बात जब नीरज और अमन को पता चलती है तो वो लोग पूरी छानबीन करते हैं और उसके पति को बुलाया जाता है। जब उसका पति आता है तो ये लोग उससे कबूल करवाते हैं और जब कबूल करवा रहे थे तो सामने रजनी खड़ी थी। रजनी को देख करके उसके पति की हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो अपने मुंह से ही सब कुछ बोलता चला गया। वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था और माफ़ी मांग रहा था, रजनी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन रजनी गुस्से से लाल थी क्योंकि उसने अपना बच्चा भी खोया था। वो कह रही थी मैं तुम्हें ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं करूँगी, तुम्हें तो फांसी होनी चाहिए, तुमने 1 नहीं 2 जानें ली हैं। यही सुन के जितने आसपास के लोग थे सभी लोग एकदम डर गए थे कि फाइनली वो आदमी मिल गया है जिसने इसको मारा था। अब वो हंसती है और कहती है कि अब तो तुम्हें फांसी होकर रहेगी। जज साहब भी बाहर खड़े रहते हैं। वो तो शायद उस औरत की आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे क्योंकि उसकी आवाज़ सिर्फ यही 3 लोग सुन पा रहे थे। तो अब जब सभी लोगों ने ये सारी चीज़ें देख लिया, जो तीनों लोग थे, इन्होंने रिकॉर्ड भी किया था उसके पति की सारी गवाही। उसके बाद जज साहब को सुनाई जाती है और जज साहब तुरंत फैसला सुना देते हैं कि इसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। उसे फांसी के तख्ते पर ले जाया जाता है और उसकी फांसी हो जाती है। अब शायद रजनी की आत्मा को शांति मिल गई थी क्योंकि उसके बाद से कहते हैं उस अदालत में कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ है, ना ही कोई डरा है, लेकिन फिर भी लोग डरे रहते हैं क्योंकि कई साल 5 साल लगभग लोग डरे सहमे रहते थे। शाम के बाद उधर कोई भी नहीं जाता था। आज भी दीनदयाल जी हैं जो कि बहुत बुज़ुर्ग हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं, लेकिन उनका कहना है कि उसकी आत्मा मुक्त तो हो गई लेकिन वो प्रेग्नेंट थी उस वक्त, तो उसके बच्चे की आत्मा शायद वहाँ पर है क्योंकि बच्चा भी 8 महीने का था। क्योंकि कभी कभी बच्चे की आवाज़ वहाँ पर सुनाई देती है। अब पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन वहाँ पर अब भी प्रेत रहते हैं। ये बात दीनदयाल जी बताते हैं और उसके कुछ दिन बाद उनकी डेथ हो जाती है। लोगों को कुछ समझ नहीं आता है दीनदयाल जी की मौत कैसे हुई, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था। अब अमन और नीरज तो वकील बन गए हैं बहुत अच्छे, लेकिन अब दूसरे शहर में हैं, उस शहर में नहीं है। तो उन्होंने अपना ये एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।